हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंडल्स लॉ के बारे में, यानी कि मेंडल के नियमों के बारे में मैं आज आपको इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंडल के लॉ कितने हैं। तो मेंडल ने 3 नियम दिया था, जिसमें प्रभाविता का नियम आता है, पृथक्करण का नियम आता है और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आता है। यानी कि मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे वो है, पहला डोमिनेंट का, दूसरा सेग्रीगेशन का और तीसरा है इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं जो पृथक्करण का नियम है ना, उसी को हम द्विगुण संकरण का नियम के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो आपका इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट है, उसी चीज को हम डाइहाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि भाई डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो वहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन ये होगी कि मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस दिया था या किसी और ने दिया था। तो कोई बात नहीं, मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हूँ कि मेंडल ने ही डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा मेंडल के नियम। मेंडल के नियम, यानी कि हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ मेंडल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेंडल के नियमों की हम बात कर रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि मेंडल के देखो जो प्रमुख नियम है वो 2 है। प्रमुख नियम की बात कर रहे हैं, मेन नियम की बात कर रहे हैं। तो पहले अगर नियम की हम बात कर रहे हैं जो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंट, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, ठीक है, बेसिक से बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। और तीसरा जो हमने आपको बताया वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बात समझ में आया बेटा आपको? तो आज की इस क्लास में बेसिक जो हम डिटेल से बात करेंगे जिसके बारे में, वो हमारा टॉपिक है ये लॉ ऑफ डोमिनेंट और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस 2 टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके इस थर्ड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, या इसी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम कहते हैं द्विगुण संकरण। ठीक है, द्विगुण संकरण के बारे में हम बात करेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में। आप याद रखिएगा कि जो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम डाइहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं, अपने पहले नियम की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। तो सबसे पहले आप इस तीनों नियम के नाम लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको प्रभाविता का नियम बताएंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको पृथक्करण का नियम, देन अगली क्लास में हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको द्विगुण संकरण क्रॉस के नाम से जानते हैं, उसको बताएंगे। तो यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ क्या है कैसे है। तो हमको इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम इसको मिटा रहे हैं ताकि सब कुछ आपको डिटेल से अच्छे से हम बारी बारी से समझा पाएँ। देखिए, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डोमिनेंट, सेग्रीगेशन सब कुछ सीख करके ही जाओगे, ये मेरा आपसे पक्का वाला वादा है। चलिए पहले हेडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो वो है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंट, जिसको हम कहते हैं प्रभाविता का नियम।
प्रभाविता का नियम। चलिए देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो कंट्रोल किया जाता है एक विशेष प्रकार की इकाई से। उस इकाई को हम नाम देते हैं फैक्टर, जिसको मेंडल ने अंग्रेजी में फैक्टर, हिंदी में कारक शब्द दिया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये याद रखिए कि जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब मेंडल खोज कर रहे थे, तो उनको जीन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। उस समय जीन की खोज हुई ही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। जो कैरेक्टर्स था वो किसी इकाई के द्वारा निर्धारण किया जा रहा था, जिसको हम कारक कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, थोड़ी सी समरी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके क्रॉस करके समझाता हूँ। दूसरी बात कर रहे हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो पाए कैसे जाते हैं, फैक्टर्स को कैसे आप पहचानोगे। तो हम लिखते हैं फैक्टर जो होते हैं ना भाई, फैक्टर्स आर इन पेयर। जो कारक होते हैं वो सदैव जोड़े में होते हैं। इस हिंदी को भी मैं लिखूंगा यहाँ पर, बट पहले आप इसको देख लीजिए। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो डोमिनेंटी में क्या होता है, एक क्रॉस कराने के बाद केवल एक ही जो होता है उसी का लक्षण प्रदर्शित होता है, दूसरे का हाइड हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट एंड अनदर इज द रिसेसिव। ठीक है, तो लिखेंगे अगला पॉइंट, हम लिखेंगे इन ए डिसिमिलर पेयर in a dissimilar pair of factor one member is dominance and other is recessive। अदर क्या होता है, रिसेसिव हो जाता है। बात समझ में बेटा, यहाँ पर समझ में आया। तो इसी चीज को मैं हिंदी में लिखूं यहाँ पर, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी फायदा हो जाए। तो पहला क्या लिखा है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं डिस्क्रीट यूनिट, जिसको हम फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि जो लक्षण होते हैं ना किसी भी चीज के, किसी भी प्लांट के हो गए या किसी भी एनिमल्स के हो गए, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल किया जाता है किसी न किसी चीज के द्वारा। उस चीज को हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। अगर प्लांट में हम बात करें तो उसको फैक्टर कहेंगे मेंडल के टाइम में। आज के टाइम में हम कहते हैं जीन। बेसिकली अगर हम इंसानों की बात कर रहे हैं, पालतू जानवरों की बात कर रहे हैं, जंगली जानवरों की बात कर रहे हैं, वहां पर भी डिफरेंट डिफरेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो लक्षण होते हैं, वो अलग अलग चीजों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं हमारे स्किन का रंग, ठीक, हमारे फेस की बनावट, आंखों का रंग, हमारी कद काठी, हमारे चलने का तरीका, ये सभी किसी न किसी कारक, किसी न किसी एक यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसको हम जीन कहते हैं या फैक्टर्स कहते हैं। उनके द्वारा ये क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। बात समझ में आई। चलिए हम लिखते हैं इसी चीज को कि जो होते हैं, जो लक्षण होते हैं ना, लक्षण किसी इकाई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे कारक कहते हैं। यहां पर ये कारक हो गया, यहां पर ये फैक्टर हो गया। दूसरी बात हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में ये हो जाएगा कि जो कारक होते हैं ना भाई, कारक सदैव जोड़े में पाए जाते हैं। जो कारक होते हैं क्या होते हैं, हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। बात समझ में बेटा।
अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है कि इन डिसिमिलर पेयर, यानी कि दो अलग अलग जोड़े हों, ठीक है, और उन जोड़ों में क्या होता है, एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। तो दो अलग जोड़े में हम लिखेंगे, दो अलग अलग जोड़ों में एक प्रभावी होता है, एक प्रभावी होता है तथा दूसरा अप्रभावी। दूसरा क्या होता है, अप्रभावी होता है। बात समझ में आया कि जब अलग अलग हम जोड़े लेंगे तो, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे दो चीजें हैं, ठीक है, एक ब्लू है एक ब्लैक है, ये दो ठो हो गए। अब इन दोनों को हम क्या कहते हैं कि दोनों ये क्या है, फैक्टर है। क्या है, दोनों क्या है, फैक्टर यानी कि कारक है। तो ये दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों में क्या होगा, एक प्रभावी होगा और एक अप्रभावी होगा। जैसे हमने क्या किया कि दो हमने अलग अलग पेयर में ले लिए, ठीक है, दो पेयर में ले लिए, मतलब क्या है, ये हमारा एक हो गया, एक ये हो गया, ये पेयर बन गया इसका, और ये दूसरा, ये एक हो गया और एक ये हो गया, इसका पेयर बन गया। अब दोनों को हम क्या करते हैं, साथ मिलाते हैं। तो साथ मिलाने के बाद हम देखेंगे कि क्या होगा, एक प्रभावी जो होगा वो अपने लक्षण को प्रदर्शित करेगा। जैसे ये प्रभावी है, ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर आ जा रहा है, तो इसके ऊपर अगर ये आ रहा है तो यहाँ पर आप देखना चाहोगे तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो ब्लैक वाला है, सॉरी गिर गया नीचे, अब यहाँ पर देखो, जो ब्लैक वाला है ना, ये ब्लैक वाला जो है वो इस ब्लू वाले के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि आगे जब मैं भी आपको क्रॉस करके समझाऊंगा तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो क्या है, ये ब्लैक वाला ब्लू वाले के ऊपर क्या है, प्रभावी है। क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होते हैं, दो पेयर लेंगे, दो पेयर में से क्या होगा, एक तो प्रभावी हो जाएगा और दूसरा क्या होता है, अप्रभावी होता है। अब प्रभावी का मतलब क्या होता है, देखो, प्रभावी वही होता है जो अपने लक्षण को प्रदर्शित कर सकता है, जो अपनी बातों को खुल करके रख सकता है, वही प्रभावी है। अप्रभावी क्या होता है, जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकता, ठीक है, खुल के अपने आप को लक्षण को नहीं दिखा सकता, वो अप्रभावी होता है। बात समझ में आया इतना। तो डोमिनेंट के हम लॉ की बात करते हैं, जो डोमिनेंसी है, जो प्रभाविता है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बेटा क्या होता है, एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है, ठीक है। चलो देखो, तो हमने डोमिनेंट लॉ में यानी कि प्रभाविता के नियम में क्या देखा कि दो अलग अलग अगर हम जोड़े को लेते हैं तो क्या करेगा, उसमें एक प्रभावी होगा एक अप्रभावी होगा। तो इसके क्रॉस को हम समझते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर हम एक तने की लंबाई लेते हैं, तने की लंबाई लेते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं, लेते हैं स्टेम हाइट, ठीक है, स्टेम हाइट को लेते हैं, उसको लेकर के क्रॉस कराएंगे। तो हमने आपको स्टेम हाइट में बताया था एक लंबा और एक बौना, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं लंबा, जिसको हम कहते हैं टाल, और दूसरा लिख लेते हैं बौना, जिसको हम कहते हैं ड्वार्फ। तो बेटा हमने आपको बताया था कि किसी भी लक्षण को लोगे तो उसके दो रूप होते हैं, एक तो इसका होता है प्रभावी रूप यानी कि डोमिनेंट, और दूसरा क्या होता है अप्रभावी रूप, जिसको हम कहते हैं रिसेसिव, ठीक है। एक प्रभावी होता है एक अप्रभावी होता है। तो प्रभावी के लिए लंबा होगा तो लंबे वाले के लिए लिखेंगे कैपिटल टी, अप्रभावी वाले के लिए लिखेंगे स्मॉल टी। हमने वही बात लिखा है ना कि दो अलग अलग जोड़ों को लेंगे तो एक प्रभावी होता है तथा दूसरा अप्रभावी होता है। तो ये पहला क्या हो गया भाई, पहला हमारा क्या हो गया, ये प्रभावी हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ये अप्रभावी हो गया। फिलहाल अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये पैतृक पीढ़ी है, पैतृक पीढ़ी है, इसको हम कहते हैं पेरेंटल जेनरेशन। पेरेंटल जनरेशन की बात कर रहे हैं तो बेटा क्या करते हैं, इस पेरेंटल जनरेशन से हम निकालते हैं गैमीट। तो यहाँ पर निकालते हैं कैपिटल टी मिल जाता है, यहाँ पर निकालते हैं तो स्मॉल टी मिल जाता है। जब दोनों सेम होंगे तो क्रॉस कराएंगे तो दोनों जगहों पर सेम चीज़ें आएंगी। तो इसलिए क्या करते हैं, किसी एक को आगे ले चलते हैं, किसी एक को आगे ले चलते हैं।
अब किसी एक को आगे ले जाने के बाद अगर हम बात करें तो ये बनता है हमारा युग्मक। फिलहाल यहाँ पर भी हमारा युग्मक है, ये पूरा युग्मक है, ये भी पूरा युग्मक है, जिसमें से हमने किसी एक को आगे बढ़ाया, यानी कि ये गैमेट है। ठीक, अभी आपको हमने बताते हैं कि यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, इस बात को समझ रहे हैं, इस लाइन को, फिर उसके बाद हम आगे की बातों को समझेंगे। तो गैमेट है। अब ये दोनों गैमेट आपके हो गए, एक प्रभावी का, एक अप्रभावी का। दोनों को हम साथ में लेकर के क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। इस तरीके से क्रॉस करवाएंगे तो एक कैपिटल टी मिल जाएगा और एक स्मॉल टी मिल जाएगा। ठीक है, एक कैपिटल टी मिल जाएगा और एक स्मॉल टी मिल जाएगा, और ये कहलाएगी F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी यानी कि जनरेशन। F1 जनरेशन कहलाएगी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहलाएगी। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो संतान मिले हमको ना, ये संतान थे संकर लंबा, संकर लंबा सॉरी हाइब्रिड टाल। तो यहां पर हमने पहले लाइन में लिखा था कि किसी लक्षण किसी इकाई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कारक। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये लंबा ऊपर था, ये बौना था, नीचे संकर लंबा आ गया। तो ये लंबा, संकर लंबा, बौना, ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है? तो इसको नियंत्रण करने के लिए एक शब्द है जिसको हम कारक कहते हैं। तो यही तो कारक है भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कारक है। और प्रभाविता के नियम में हमने बात किया था कि एक जो होता है वो प्रभावी होता है जो दूसरे अप्रभावी को दबा करके रखता है। एक प्रभावी होता है जो दूसरे अप्रभावी को क्या करता है, दबा करके रखता है। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी प्रभावी है जो स्मॉल टी अप्रभावी को दबा करके रख रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि लंबा लक्षण प्रभावी है जो बौने लक्षण अप्रभावी को दबा करके रख रहा है और F1 जनरेशन में स्वतः को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए उस F1 जनरेशन में जो बने पौधे हैं वो हाइब्रिड टाल है, यानी कि संकर लंबा है। ये बातें समझ में आ गई आपको, F1 जनरेशन। ठीक, डोमिनेंट लॉ। अब दूसरी नंबर पर अगर हम चलते हैं बेटा, तो हम बात करेंगे ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण के नियम के बारे में। तो इसके लिए अगर हम कहेंगे आपको, तो आप इस पॉइंट को फटाक से जितना जल्दी हो सके नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं हट रहा हूं 1 सेकेंड के लिए सामने से, फिर आप नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। तो मेंडल का जो दूसरा नियम है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। ठीक है, दूसरे नियम की अगर हम बात करते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। तो यहां पर मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो नियम है ना वो निर्भर करता है एलील के ऊपर। एलील इसके लिए काम करता है। एलील क्या होता है, तो जिस तरीके से फैक्टर्स होते हैं ना उसी तरीके से एलील भी होता है। यहाँ पर फैक्टर भी पेयर में पाया जाता है और एलील भी क्या होता है, पेयर में पाया जाता है। दोनों का काम होता है कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना। अब एलील जो होता है वो कभी भी मिश्रण नहीं दिखाता है, ठीक है, लेकिन जो फैक्टर होता है वो मिश्रण दिखाता है, यानी कि दो चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी तो अगले जनरेशन में भी वो मिक्स तरीके से दिखाएंगे। और फैक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फैक्टर्स जो होते हैं वो कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, कभी भी मिश्रण शो नहीं करते। वो आगे चल करके किसी ना किसी एक जनरेशन में, चाहे वो दूसरा जनरेशन हो सकता है, तीसरा जनरेशन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें दूसरे जनरेशन की ही बात करते हैं तो वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से दिखा ही देती है कि मैं कौन थी या कौन था, ये दूसरे जनरेशन में स्पष्ट रूप से आ ही जाता है। और वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन की, यानी कि पहले पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो पहले पीढ़ी में ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि कौन सा टॉल है, कौन सा ड्वार्फ है, कौन सा लंबा है, कौन सा बौना है, ये नहीं स्पष्ट हो पाता। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी पीढ़ी की, तो दूसरी पीढ़ी में ये स्पष्ट रूप से वो सामने आ ही जाएंगी कि भाई कौन सा टॉल है, कौन सा ड्वार्फ है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बहुत बारीकी से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट इसी के बाद हम आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझाएंगे जो रिलेट करता है इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। तो वहाँ पर आपको रेशियो वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा, कितने रेशियो में टाल आ रहा है, कितने रेशियो में ड्वार्फ आ रहा है, कितने रेशियो में हाइब्रिड टाल आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो जो ये नियम है वो बेस्ड है ऑन द
फैक्ट्स ऑफ एलील। तो लिखेंगे हम दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ एलील्स, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ एलील्स। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, ये पहला पॉइंट, ये दूसरे पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि एलील डू नॉट शो ब्लाइंडिंग, ठीक है, एलील डू नॉट शो एनी blending, do not show any blending, and that both character and that both character are recovered in F2 generation। ये हो गया। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जो F1 जनरेशन होता है थ्रू F1 या थ्रू वन ऑफ द टाल या ड्वार्फ, ये नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं F1 जनरेशन में। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर कि थ्रू वन टाल, थ्रू वन टाल एंड थ्रू one dwarf cannot show in F1 generation। बात समझ में आई? इसी चीज को हम अगर यहां पर लिखें हिंदी में करके तो क्या हो जाएगा कि यह नियम एलील के ऊपर निर्भर है, यह नियम एलील के ऊपर निर्भर है। ये नियम क्या होता है? एलील के ऊपर निर्भर होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो एलील कभी भी मिश्रण नहीं दर्शाती, यह F2 पीढ़ी में अपने आप को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करती है। F2 पीढ़ी में क्या करती है? अपने आप को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करती है। यहां पर लिख दे कि F1 पीढ़ी में लंबा या बौना प्रदर्शित नहीं हो पाते, लंबा या बौना प्रदर्शित नहीं हो पाते। यही बात है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, पृथक्करण के नियम में। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं बाय क्रॉस संकरण द्वारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक कैरेक्टर लिया, ठीक है, हमने क्या किया, एक लक्षण लिया, एक कैरेक्टर लिया जो था तने की लंबाई, तने की लंबाई, यानी कि हम बात कर रहे हैं हाइट ऑफ स्टेम कहिए या स्टेम हाइट की बात कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पर तने की लंबाई लिया है, आप 7 लक्षण में से कोई सा भी एक लक्षण ले सकते हो। तो तने की लंबाई लिया है, तो प्रत्येक अगर लक्षण की बात करें तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो होती है प्रभावी, जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट, और दूसरी होती है अप्रभावी, जैसा अभी आपने उसमें देखा प्रभाविता के नियम में, इसको हम कहते हैं रिसेसिव। तो भाई तने की लंबाई प्रभावी में आ जाएगी लंबा, इसको हम कहते हैं टाल, और दूसरा आ जाएगा अप्रभावी में
इसको हम कहते हैं ड्वार्फ। तो अप्रभावी और प्रभावी के लिए हम बात करें तो कैपिटल टी, अप्रभावी के लिए स्मॉल टी। दोनों की अगर हम गैमेट निकालते हैं तो एक का टी दूसरे का टी स्मॉल टी मिल जाएगा। संकरण कराते हैं ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया, इसको हम कहते हैं संकर लंबा। ठीक है, संकर लंबा यानी कि हाइब्रिड टाल, क्या कहते हैं इसको हम हाइब्रिड टाल कहते हैं। तो अभी आपने क्या लिखा कि F1 पीढ़ी में लंबा या बौना प्रदर्शित नहीं होता, तो ये लंबा ये बौना F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हो रही है। प्रदर्शित हो कौन सा रहा है, एक मध्यवर्ती लक्षण आ रहा है, एक मिडिल कैरेक्टर आ रहा है जिसको हम हाइब्रिड टाल के नाम से जानते हैं। ये क्या हो गया भाई, ये आपकी हो गई F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी। उसके पहले आपने क्या लिखा कि F2 पीढ़ी में अपने आप को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो F2 पीढ़ी होगा कैसा, देखो F2 पीढ़ी के लिए क्या करते हैं, ये जो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, इस कैपिटल टी स्मॉल टी का हम क्रॉस कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। ठीक है, लाइट कट गई। ठीक, देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। दोनों का हमको कराना है क्रॉस यानी कि संकरण, हाइब्रिड कराना है। तो यहाँ पर गैमेट निकालते हैं और यहाँ पर गैमेट निकालते हैं, तो दो दो प्रकार के गैमेट दोनों तरफ से मिलेंगे। यहाँ पर बात करें कैपिटल टी, यहाँ पर बात करें स्मॉल, यहाँ पर बात करें तो कैपिटल टी, यहाँ पर बात करें तो स्मॉल। ठीक है, तो इन दोनों की अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इसका हमने इसके साथ कराया तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैपिटल टी, जिसका हमने इसके साथ कराया तो मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर इसका हमने कराया तो ये मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और वापस से इसका हमने इसके साथ कराया तो ये मिल गया स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करोगे, देखोगे अगर ध्यान से, तो आपको दो चीज़ें दिख रही हैं। कैपिटल टी कहाँ मिला था हमको, पैतृक पीढ़ी यानी कि पेरेंटल जनरेशन में मिला था। स्मॉल टी कहाँ मिला था हमको, पैतृक पीढ़ी यहाँ पर। तो ये क्या है भाई, ये है जो आपका ये F2 पीढ़ी है, F2 जनरेशन है। क्या है ये आपका F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन, जहां पर आप देख पा रहे हो कि दोनों जो पेरेंटल एलील हैं, पेरेंटल एलील अपने आप को F2 जनरेशन में वापस से रिकवर कर ले रहे हैं, अपने आप को प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब धीरे धीरे हम मूव करते हैं, पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। देन अगले क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, और टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको ये एकदम क्लियर हो जाए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्लास क्या होता है। फिलहाल अभी लाइट कट गई है तो थोड़ा सा कलर डाउन हो गया होगा क्वालिटी, बट डोंट माइंड, आप पढ़ते रहिए, हो सकता है कि बीच में लाइट आ जाए। ठीक है, तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ कि क्वालिटी कैसी है। सुपर्ब, क्वालिटी अच्छी है, आप लिखते रहिए। बट अब हम समझते हैं मोनो हाइब्रिड क्लास क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एक गुण संकरण। ठीक है, लिखते हैं। अगला क्या हो जाएगा हमारा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम कहते हैं एक गुण संकरण या एक संकर संकरण के नाम से जानते हैं, एक संकर संकरण के नाम से जानते हैं। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं एक गुण संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता क्या है कि द क्रॉस इन विच ओनली सिंगल कैरेक्टर क्रॉस अकर, या फिर हम कह सकते हैं कि द क्रॉस इन विच ओनली सिंगल कैरेक्टर क्रॉस अकर एंड गिव सम अदर कैरेक्टर। हम लिख सकते हैं कि द कैरेक्टर द क्रॉस in which cross occur in between single character, ठीक है, called
मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जब केवल एक लक्षण के मध्य संकरण कराया जाए तो उसे एक संकरण कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक संकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप 7 कैरेक्टर में से कोई सा भी कैरेक्टर ले सकते हो। तो अगर आप चाहते हो टाल का लेना तो टाल ले लो। ठीक है, प्लांट जो होता है स्टेम की हाइट ले लो, या आप सीड का शेप ले लो, सीड का कलर ले लो, फ्लावर का कलर ले लो, फ्लावर की शेप ले लो, पॉट का शेप ले लो, पॉट का कलर ले लो, कोई भी आप कैरेक्टर ले सकते हो। तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्लास में हम एक अलग ट्राई करते हैं। हम लेते हैं सीड शेप को, बीज की आकृति को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल की बात करें जिसको हम उदाहरण कहते हैं, तो यहाँ पर हम लक्षण लेते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर को लेते हैं सीड सेट, यानी कि बीज की आकृति, तो बीज की आकृति में अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे जो लक्षण लोगे आप, तो वहां पर 2 चीजें देखने को मिलेगी। एक डोमिनेंट और दूसरा मिलेगा रिसेसिव। एक डोमिनेंट मिलेगा और दूसरा रिसेसिव मिलेगा। ठीक है, यानी कि मिलेगा एक प्रभावी और दूसरा मिल जाएगा अप्रभावी। तो प्रभावी के लिए अगर हम बीज के शेप की बेटा अगर हम बात कर रहे हैं, तो प्रभावी के लिए आ जाता है गोल बीज, यानी कि राउंड सीड। अप्रभावी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं झुर्रीदार बीज, जिसको हम कहते हैं रिंकल्ड सीड। ठीक है, झुर्रीदार बीज जिसको हम रिंकल्ड सीड के नाम से जानते हैं। अब दोनों के लिए जो हम पहचान लिखेंगे, जो एलील लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा? तो राउंड सीड के लिए अगर हम बेटा बात कर रहे हैं तो लिख रहे हैं कैपिटल आर, क्योंकि आर से क्या होता है? राउंड होता है। तो डोमिनेंट के लिए जो आप फैक्टर लिखते हो या एलिस लिखते हो कैपिटल लेटर में, उसी का आप अपोजिट लिखते हो स्मॉल लेटर में इसके लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। तो ये क्या हो गया आपका? पेरेंटल जनरेशन हो गया। लिख लेते हैं यहां पर पेरेंटल जनरेशन, जिसको हम कहते हैं पैतृक पीढ़ी हो गई। अब पैतृक पीढ़ी हो गई, दोनों का गैमेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गैमेट को अगर बेटा हम निकालते हैं तो इस तरीके से गैमेट आपको आर मिलेगा। यहां पर अगर हम गैमेट निकालते हैं तो ये मिल जाएगा आर। देखो, जब इसका आप क्रॉस कराओगे सेम चीज ही मिलेगा, इसका कराओगे फिर भी सेम चीज मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसके एक को हम आगे लेकर बढ़ाते हैं ताकि हमारा क्रॉस भी इजी हो जाए और इजीली समझ में भी आ जाए। तो हमने क्या किया, एक कैपिटल आर को आगे लिया और एक स्मॉल आर को आगे लिया, दोनों के बीच हमने इस प्रकार से क्रॉस करा दिया। ठीक है, दोनों के बीच क्या किया, हमने एक क्रॉस करा दिया। तो ये मिल गया कैपिटल आर स्मॉल आर, जो क्या कहलाएगा भैया? ये कहलाएगा F1 जनरेशन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? F1 जनरेशन। इसको अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो आपका सेकेंड लॉ है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उससे मिलता जुलता है। ये F1 जनरेशन हो गया, पहली पीढ़ी हो गई, जहां पर आपको जो सीड मिला ना भाई, जो सीड मिला वो हाइब्रिड राउंड मिल गया। क्या मिल गया? हाइब्रिड राउंड मिल गया। ना तो ज्यादा रिंकल्ड मिला, ना तो ज्यादा राउंड मिला, बीच का कैरेक्टर मिल गया। चलिए अब क्या करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक और चीज होती है,
जब आपको F1 पीढ़ी मिल जाता है ना, उस F1 पीढ़ी का, ठीक है, F1 पीढ़ी का अगर हम बात कर रहे हैं तो वापस से हम क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं F1 पीढ़ी के साथ ही। तो F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी के साथ ही हम अगर क्रॉस कराएं तो इसको यहां पर देखेंगे, लाइन पढ़ लें एक, F1 पीढ़ी का, ठीक है, F1 पीढ़ी के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। तो F1 पीढ़ी में हमारा है क्या, तो कैपिटल आर स्मॉल आर है, लिख ले, कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 पीढ़ी हो गया। अब देखो यहां पर F1 पीढ़ी के बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो ध्यान रखेंगे दोनों का गैमेट बनाएंगे। तो गैमेट बनाएंगे तो इस एक से मिल जाएगा आपको दो प्रकार का गैमेट, और इस एक से भी मिल जाएगा क्या, दो प्रकार के अलग अलग गैमेट। देखो यदि सिमिलर होते हैं, यहां पर दोनों आर होता तो एक को लेते हैं, जहां पर दोनों कैपिटल आर होता तो एक को लेते हैं, अलग अलग हैं तो इसको हम क्रॉस कराएंगे। तो इसको यहां पर हम यूज करेंगे एक स्क्वायर के बारे में, जिसको हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर, जिस स्क्वायर को दिया था स्वयं पुनेट नाम के एक साइंटिस्ट ने, ठीक है, जिसका नाम है आरसी पुनेट। तो इन्होंने ही क्या किया था, एक स्क्वायर दिया था डाईहाइब्रिड टास्क को समझने के लिए, या अगर हम बात, सॉरी, डाईहाइब्रिड टास्क को समझने के लिए भी तो दिया था, लेकिन मोनोहाइब्रिड टास्क पहले किया जाता है, तो मोनोहाइब्रिड टास्क को इजीली समझा जा सके इसलिए पुनेट स्क्वायर का हम उपयोग करते हैं। तो पुनेट स्क्वायर में होता क्या है कि एक स्क्वायर बनाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से क्या करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, ये तो हमारा पुनेट स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस एक जोड़ को लेते हैं और फिर इसको लेते हैं, दोनों को हम लिखते हैं अलग अलग, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर लिख देते हैं, फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक को हम मान लेते हैं कि ये मेल है, दूसरे को मान लेते हैं ये फीमेल यानी कि मादा है। जब दोनों का हम क्रॉस कराते हैं, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो मिल जाएगा ये कैपिटल आर मिल जाएगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिल जाएगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिल जाएगा, इसका इसके साथ कराएंगे स्मॉल आर मिल जाएगा। समझिएगा कैसे कराया हमने, इस आर को लिया, इस आर के साथ रख दिया, फिर इस आर को लिया, इस आर के साथ रख दिया, फिर इस आर को लिया, इसके साथ रख दिया, इसका को इसके साथ रख दिया गया। तो यहाँ पर अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो जो ये पेरेंटल जनरेशन है ना, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं इस F2 जनरेशन के अंदर। किसमें दिखा रहे हैं, F2 जनरेशन, इस F2 जनरेशन में क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो पहले हम इसको अलग अलग से लिख लेते हैं, देन इसके बाद हम रेशियो की बात कर लेते हैं। देखो रेशियो की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर तो पहले पाया कि हमने पहले बॉक्स में आर पा गया, फिर उसके बगल में क्या पाया, कैपिटल आर स्मॉल आर पा गया, फिर उसके बगल में कैपिटल आर स्मॉल आर पा गया, फिर उसके बगल में स्मॉल आर। चेक करने दीजिए कि स्क्रीन चल रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है नीचे पूरा। देखिए कैपिटल आर है तो हमको श्योर पता है कि क्या है, यहाँ पर राउंड है, ठीक है, और ये राउंड किस प्रकार का, तो प्योर राउंड है, शुद्ध गोला है, ठीक है। ये क्या है, राउंड है, किस टाइप का, प्योर गोल है, किस प्रकार का, शुद्ध गोल है। इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये भी राउंड है। अभी आपने पढ़ा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो रिसेसिव को दबा देता है, कहां पर पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में। तो ये राउंड है तो राउंड लिखेंगे, लेकिन किस टाइप का राउंड है, ये हाइब्रिड राउंड है, हाइब्रिड राउंड है। यानी कि हम बात करें ये गोल है तो किस प्रकार का गोल है, संकर गोल है, ठीक है। आगे चलते हैं, सेम मिल रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, लेकिन किस टाइप का, हाइब्रिड गोल, किस टाइप का, संकर। दूसरा अगर हम बात करें तो स्मॉल आर देख लीजिए, स्मॉल आर झुर्रीदार बीज है, तो लिख लें यहां पर रिंकल्ड, ठीक है, किस टाइप का रिंकल्ड, प्योर रिंकल्ड मिल रहा है, शुद्ध झुर्रीदार मिल रहा है। तो यहां पर अगर हम रेशियो बनाना चाहें तो पहले अगर हम बात करें जीनोटाइप रेशियो की, ठीक है, तो जीनोटाइप रेशियो यहां पर लिखूं मैं, यहां पर इसको ऐसे लाइन पर देता हूं,
यहां पर लिखता हूं मैं जीनोटाइप रेशियो, दृश्य रूप, सॉरी जीनोटाइप को हम जीन रूप कहते हैं, यहां पर उल्टा रख दिया मैंने, जीन रूप अनुपात। जीन रूप में क्या होता है कि यहां पर हम जीन देखते हैं, मतलब किस टाइप का राउंड है तो किस टाइप का राउंड है, रिंकल्ड हो तो किस टाइप का रिंकल्ड हो, उसको देखते हैं। तो यहां पर राउंड क्या है, प्योर राउंड एक है, एक हो गया। हाइब्रिड राउंड कितने हैं, एक दो, ये एक प्योर राउंड है, एक दो हाइब्रिड राउंड है, एक प्योर टॉप है। देखो हाइब्रिड राउंड एक हो गया, सॉरी प्योर राउंड एक हो गया, हाइब्रिड राउंड की बात करें दो हो जाएगा, प्योर रिंकल्ड की बात करें तो एक हो जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं जो मोनोहाइब्रिड क्लास है, तो मोनोहाइब्रिड क्लास या हम बात कर रहे हैं इसमें लाभ सेग्रीगेशन में, तो जो राउंड का और ड्वार्फ का हमने क्रॉस, सॉरी राउंड और रिंकल्ड का जो हमने क्रॉस कराया, तो उसका जो जीनोटाइप मिला वो मिला 1:1, यानी कि 1:2:1 मिला। अब अगर हम बात करें फिनोटाइप, फिनोटाइप यानी कि हम बात कर रहे हैं फिनोटाइप रेशियो की, इसको हम कहते हैं दृश्य रूप, दृश्य रूप अनुपात। दृश्य रूप अनुपात की अगर बेटा हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो बाहर से दिख रहा है आपको कैसा है ये, उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखो आपको क्या मिल रहा है, 1 2 3, ये राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, तो क्या मिल रहे हैं, 3 ठो राउंड मिल रहे हैं लगातार। हाइब्रिड है प्योर है उससे मतलब नहीं है, लेकिन दिख कैसा रहा है, गोल दिख रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, 3 राउंड ले रहे हैं। तो राउंड कितना हो जाएगा भैया, 3 राउंड हो जाएंगे। रिंकल्ड कितना है, ओनली 1 रिंकल्ड है, तो क्या हो जाएगा ये 1। तो यहां पर अगर देखा जाए, ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए तो 3 ठो राउंड मिल जाएंगे और एक क्या मिल जाएगा, रिंकल्ड मिल जाएगा। तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। एक अनोखे अंदाज में, एक नए अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं टेस्ट क्लास क्या होता है, देन उसके बाद डाई हाइब्रिड क्लास, जिसको हम लाभ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं आपका आशीष और स्वागत करता हूं हमेशा आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर पर।